हरदीप सिंह डंग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूं। हरदीप सिंह डंग जी, शरद द्विवेदी बात कर रहा हूं बंसल न्यूज से, और बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी जी, एक विनम्र राजनेता की छवि लेकर आप आगे बढ़ते रहे हैं। एक बड़ा फैसला भी आपने किया है। बहुत सारा द्वंद मुझे आज भी याद है, वो क्षण जब हमने आपके परिवार से बात की थी और आप बेंगलुरु में थे, तो आपके पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, और वो आपके भविष्य को लेकर काफी उनके मन में चिंता भी थी और वो सोच भी रहे थे। लेकिन आप निकले उस कठिन समय से, उस चुनौती से। अब आगे एक सुनहरा समय आपके सामने। किस तरह देखते हैं एक मंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताओं को? मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा किसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा साथ देते हैं, उनका आशीर्वाद साथ में रहता है। और जो जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन शीर्ष नेताओं ने जो मेरे को दी है, उसको मैं अच्छी तरह निभा सकूं और जो भी अच्छा हो सके क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, उसका पूरा प्रयास करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी जी, डंग साहब, इसके साथ एक चुनौती और भी है। अभी राज्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े थे कि मंत्री के रूप में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उपचुनाव की भी चुनौती आपके सामने है, और एक मंत्री के तौर पर अब आप अपने क्षेत्र की जनता के सामने जाएंगे, जो शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि एक ऐसी परिस्थिति होगी जब आप एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता के सामने वोट मांगेंगे, कि ऐसी परिस्थिति बनेगी कि बाय इलेक्शन होगा और उसमें आप कैबिनेट मंत्री होंगे। एक ऐसी परिस्थिति है जो बहुत ही दिलचस्प है। तो इस चुनौती को आप किस तरह देखते हैं कि उपचुनाव है, बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन करना है, हरदीप सिंह डंग को भी बेहतर प्रदर्शन करना है? जी, मैं मानता हूं कि मंत्री बनने से मतलब क्षेत्र की जनता में उत्साह है, बहुत अधिक उत्साह है, और उनका क्षेत्र वासियों का ये सोचना है कि अगर प्रतिनिधित्व क्षेत्र को मिला है तो इसका फायदा क्षेत्र को जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पे जो चुनाव लड़ती है उससे और मजबूती मिलेगी, और ये पद उसमें और चार चांद लगाएगा। पर मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में आप जब देखेंगे तो स्वाधरा विधानसभा एक सबसे अधिक विजयश्री जो सीटों में सबसे नाम इसका ऊपर स्वाधरा विधानसभा का रहेगा। वाह, मतलब ये कॉन्फिडेंस आपका है, और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। किस तरह आप विभागों के बंटवारे को देखते हैं? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, थोड़ा अधिक वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस तरह से एक संयोजन, एक तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे आप मंत्रियों को जो विभाग बांटे गए? बहुत बेहतरीन विभाग सबको दिए हैं, और कुछ देखो बहुत की इच्छा कैसी अलग अलग रहती है, और मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है और लिया होगा, क्योंकि सभी को तो अपनी इच्छा पूरी, कोई क्या मांगता है, और मध्य प्रदेश में जो भी जिस नेता को जवाबदारी या मंत्री को जवाबदारी मिली है वो उस विभाग में अगर अपनी पूरी 100% देगा तो उसको उसमें आनंद आएगा और क्षेत्र को और हमने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। और मैं मानता हूं कि नवीनीकरण ऊर्जा जो मेरे को विभाग मिला है पर्यावरण वाला, वो इतना संभावना वाला विभाग है कि आने वाले दिनों में आप जो भी वर्तमान का दौर चल रहा है, वो आजकल जो वर्तमान नवीन टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसमें नवीनीकरण ऊर्जा का बहुत महत्व है। और मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में चाहे वो स्वास्थ्य हो, पूरा मंदसौर जिला हो, नीमच जिला हो, या पास में अन्य जिले हो, या मध्य प्रदेश में जो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो इस पे फोकस करा हुआ है, तो इस पे बहुत आगे बढ़ने की संभावना है, और साथ में पर्यावरण भी है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये जो पद और जो दायित्व दिया है इसका निर्वहन अच्छी तरह हम कर सकेंगे। बिल्कुल, ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कंक्लूजन के साथ समाप्त करूंगा डंग साहब, कि कोविड के समय के इस दौर में आपकी आवाज कट जी जी, हाँ, अब आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आदेश।
मैं ये कह रहा था कि कोरोना के इस दौर में ये भी चुनौती है कि स्वागत सत्कार क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत नियंत्रित हो और चुनाव प्रचार भी नियंत्रित हो। इस पर एक टिप्पणी आपकी आखिरी चाहूंगा कंक्लूड करते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरी दुनिया, हमारा पूरा देश इससे जूझ रहा है और हम सबकी जवाबदारी बनती है कि इस पे कोरोना को, महामारी को हम सब मिलकर रोकें। और एक चुनाव के दौर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है और कहीं ना कहीं उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि इसका हम पालन करें। और मुझे विश्वास है जनता और हम सब मिलकर और सरकार मिलकर इसमें जो अभी तक कार्रवाई हुई है या जो स्टेप उठाए हैं, इसको और अच्छे तरीके से हम इसको निभाएंगे और कोरोना को खत्म करेंगे और हमारी जीत होगी। हम सब मिलकर इस पे सभी जो, और मैं मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी, कि आपने लगातार टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कोरोना के ऊपर जो आपने लगातार सावधानी रखने की जो बातें की है, इसलिए आपको भी धन्यवाद। और हम भी इसका पालन करें और जनता भी इसका पालन करें। चलिए सर, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बात करने के लिए और ढेरों शुभकामनाएं आपको आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। बहुत धन्यवाद साहब जी। शरद जी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे थे। निश्चित तौर पर लंबे इंतज़ार के बाद ये जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। जिन संभावनाओं की हम बात कर रहे थे कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, और आप जिस तरीके से कह रहे थे कि आगे आपको ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है कि कुछ असंतुष्टि के सुर उठे या कुछ नाराज़गी निकल कर सामने आए, क्योंकि बीजेपी ने उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की है। बिल्कुल करिश्मा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री ने ये तालमेल बिठाने की कोशिश की है। और तालमेल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की जिम्मेदारी जो है वो अनुभवी मंत्रियों को मिली है जी। और परंपरा से ऐसे मंत्रियों को मिली है जो बीते करीब करीब 2 दशकों का तो कम से कम अनुभव बतौर मंत्री अलग अलग विभागों को संभाल चुके हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि यही वजह रही कि काफी लंबा समय लगा। और इस समय के साथ, लेकिन ये मैं जो सूची देख रहा हूँ, सूची को देखकर मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री बढ़ रहे थे। तालमेल और समन्वय की दिशा थी। और सूची को देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी इस समय मायूस होगी या सिंधिया जी के समर्थक जो कैबिनेट में शामिल हैं वो मायूस होंगे। तो एक संयोजन है। बाकी देखिए, हर वितरण के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो छूटती है या व्यक्ति को ये लगता है कि वो इसका अधिकारी था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा तालमेल समन्वय बिठाते हुए मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी, सिंधिया साहब को भी बराबर श्रेय देना होगा कि उन्होंने भी इन चीजों को लेकर कहीं अटकने जैसी कोई बात नहीं कही। एक अच्छा तालमेल रहा। समय जी बिल्कुल शरद जी, और आप सभी को खुश नहीं कर सकते पूरी तरीके से। हालांकि कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी बीजेपी आगे उस पर भी ध्यान देगी, लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मोड में दिखाई दे रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी रिलैक्सिंग थी। अगर हम आगे बढ़ें, अब शरद जी, ये मेरा आखिरी सवाल, कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ूंगी। अब जो नाम इस लिस्ट में नहीं है, हम देखें जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, आगे उपचुनाव भी है। ये सवाल मैंने पटेरिया जी से भी किया था, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे। आगे आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी उनको कैसे संतुष्ट करेगी? हालांकि उन्होंने इस पे जवाब दिया था कि निगम मंडलों में उनको शामिल किया जाएगा। आप क्या इसमें एनालाइज करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, अब मंत्रिमंडल में गुंजाइश की अगर हम बात करें तो बहुत ही अब उसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब आंकड़ा 35 के आसपास जा सकता है और 33 मंत्री इस समय मौजूद है। मुख्यमंत्री को मिला के 34 होते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। तो आप कैबिनेट में इंक्लूड करने की बात करें तो वो नहीं हो सकता है। अब इसमें राज्य सरकार के पास प्रोविजंस कई होते हैं, निगम मंडल एक विकल्प तो है ही, और कई बार कुछ ऐसी कमिटीज होती हैं जो राज्य सरकार के किसी भी विभाग से जुड़ी या ओवरऑल सरकार के एक विकास डेवलपमेंट को लेकर सुझाव देने के लिए कई ऐसी समितियां होती हैं जिनमें कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी। क्रिया होती है तो उसको लेकर आलोचना ये होती है करिश्मा
कि राज्य सरकार पर बोझ डाला गया है, आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब राजनीतिक समायोजन करने होते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ना होता है। तो मुझे लगता है सरकार के पास बहुत विकल्प खुले हैं और ऐसे नेताओं को संतुष्ट करने में कोई कसर छोड़ी जाएगी ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। जी बिल्कुल शरद जी, और काफ़ी तालमेल के साथ इस पे विचार विमर्श किया गया है और इसके बाद ये लिस्ट निकलकर सामने आई है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, जैसा कि हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस से बीजेपी में मंत्री आए हैं वो भी लगातार हम उनके भी नाम आपको दिखा रहे हैं। जिम्मेदारियां लगभग वही मिली हैं, लेकिन कुछ इसमें हरदीप सिंह डंग को देखिए नवीन और नवकरणीय ऊर्जा का विभाग मिला है। हालांकि काफी ज्यादा उत्साहित वो देखिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे। बिसाहू लाल सिंह वरिष्ठ नेता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने दिया गया है। इंदल सिंह कंसाना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का विभाग सौंपा गया है। इनका ये कहना कि हमारी प्राथमिकता होगी कि स्वच्छ पानी हम लोगों तक पहुंचाएं। तो काफी ज्यादा बैलेंस ये पूरी लिस्ट दिखाई दी, काफी ज्यादा तालमेल और संयोजन के साथ इस पूरी लिस्ट को यहाँ पे बनाया गया है।